सर इसमें ही बताओ अब कि एक तो फिजिकल का क्या कंप्लीट पैकेज बनना चाहिए, क्या एनसीईआरटी पढ़ के और एन अवस्थी बुक का लेवल 1 करके और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके क्या जेई मेन के लिए सफिशिएंट है? सच बोलूं तो सर कम पड़ेगा। उसका रीजन बताता हूँ। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने मेरी बुक सॉल्व की थी आईआईटी के ऊपर? बिल्कुल करी थी सर। कैसी लगी थी आपको? सर टफ है सर मेरे को भी टफ लगी थी यकीनन। टफ लगी थी? कौन सा लेवल 1 2 या 3? उस समय 3 लेवल थे, अब तो 4 लेवल है। तो ये मुझे थोड़ा कम याद है। हाँ। पर लेवल 1 में भी कुछ सर मेरे टाइम पर क्या था, मुझे ना थ्योरी भी कम आती रही, तो लेवल 1 के भी कुछ क्वेश्चंस थ्योरी कम होने की वजह से नहीं कर पाता था मैं। Right. ना लोकली कोई पढ़ाता था ना लेक्चर्स हुआ करते रहे। आज तो सर हम जो है लेक्चर्स ऑनलाइन देखते हैं बच्चे, तो कुछ नहीं था ना बुक में कहीं था। तो मेरे पास मुझसे लेवल 1 के भी बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आते रहे, और लेवल 2 के क्वेश्चन लगता रहा यार इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, और नहीं हो पाता था मुझसे। तो कुछ ही लेवल 1 मान लो 50-60% कर पाता हूँ मैं। मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया ना, उसी के अंदर मेरी आगे की स्ट्रेटजी छुपी हुई है। ओके। कि जैसे आपको प्रॉब्लम थी, नॉर्मल बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी, तो देखिए क्या होता है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, जो भी ऑनरेबल सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लीजिए पहले। आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा जेई मेन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, उसका एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। आप मेरे लेवल 1 के सारे प्रॉब्लम शुरू से लेकर लास्ट तक करो। वो ऐसे नहीं जंबड़ 5 10 से 5 ऐसे नहीं है, वो सिस्टमेटिक है। थ्योरी जैसे आगे बढ़ती है उसी सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मान लीजिए कहीं आप पढ़ रहे हैं और वो सर उतने एक्सपीरियंस नहीं है, सब कभी ना कभी सीखते हैं। देखिए होल लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस, में आज भी सीख रहा हूँ, है ना, तो कोई बात नहीं। तो उस बच्चे को मालूम चल जाएगा कि हमारे सारे मैडम ने कहाँ थोड़ा कम पढ़ाया है। जब वो 1 से लेकर मान लीजिए कि चैप्टर 150 प्रॉब्लम्स है, जब 150 तक पहुंचेगा तो उसको मालूम चलेगा ये 5-10 प्रॉब्लम का तो कॉन्सेप्ट ही क्लास में नहीं आया। ये अपने टीचर का लिटमस टेस्ट है। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन सर हैं, देखिए उनका एक टाइम कंस्टेंट हो सकता है, उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो वो भी ऑनरेबल है। लेकिन अब वो क्या करेगा बच्चा, आजकल गूगल है, कर लीजिए उस थ्योरी को, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, तो आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। तो आपने जो क्वेश्चन किया, मैं उसको अब अलग तरीके से आंसर कर रहा हूँ कि देखिए लेवल 1 से आपका जेई मेन का प्रिपरेशन हो जाएगा सिस्टमेटिक, शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन जेई मेन में प्रॉब्लम 2 तरह के आते हैं। एक तो आपके ये हो गया एससीक्यू हो गया, सिंगल करेक्ट, जो आपके 4 ऑप्शन आता है। एक सब्जेक्टिव आते हैं। इसके लिए मैंने अपनी बुक में चेंजेस कर दी, बिकॉज जेई मैंने पैटर्न चेंज किया है। जेई मैंने पहले आपको मालूम होगा सिंगल डिजिट आंसर आते थे विदाउट नेगेटिव मार्क्स, अब नेगेटिव मार्क्स हो गए। और जेई एडवांस पैटर्न पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक न्यूमेरिकल आते हैं, आंसर देने होते हैं। फॉर एग्जांपल 48.75 या 72 ऐसा आंसर आएगा। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 जो बनाई है, उसमें अभी दोनों तरह के प्रॉब्लम रखे हुए हैं। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर आएंगे और सिंगल डिजिट वाले भी। तो लेवल 1 और लेवल 4 करना है अब आपको। जिस भी ऑनरेबल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो भी ऑनरेबल सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ लीजिए, लेकिन आप मेरी बुक का लेवल 1 और 4 कर लीजिए, जेई मेन निकल जाएगा। लेवल 1 और लेवल 4 जिसने कर लिया उसका जेई हो जाएगा, ये कंप्लीट पैकेज है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत ऑनेस्टली, जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनकी जेई में अच्छी रैंक आती है, जिन्होंने मेरी बुक सॉल्व करी, उनसे पूछेगा, उनको लेवल 1 बिल्कुल हलवे की तरह लगेगा कि सर बहुत ईजी था लेवल 1, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ढंग से पढ़ी हुई है। तो सर आप जो लेक्चर पढ़ाने वाले हो, इनको पढ़ने के बाद लेवल 1 जो है, लेवल 1 लायक पर्याप्त थ्योरी रहेगा 100%। डेफिनेटली डेफिनेटली। ये सर कोई मेरे टाइम पर अगर ये पढ़ाता हो तो बात ही क्या होती। तो ये यानी कंप्लीट पैकेज हो गया। एन अवस्थी जेई मेन का कंप्लीट पैकेज हो गया, एन अवस्थी सर के लेक्चर्स, एन अवस्थी बुक का लेवल 1 और लेवल 4। सर लेवल 4 के बारे में बताओ, लेवल 4 सुन के डर लग रहा है थोड़ा। नहीं, 4 में क्या है एक्चुअली मैं बहुत क्लियर करता हूँ, उसमें जेई और एडवांस दोनों की प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग, उसी में है। पर 4 का सिग्निफिकेंस क्या वो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है? नहीं 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 नहीं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है उसमें, ऑप्शंस नहीं है। इंटीजर टाइप उस कैटेगरी के। टीचर में दोनों कैटेगरी हैं, सिंगल डिजिट वाले भी और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जिनके आंसर आएंगे। बिकॉज मेरे तो न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं आईआईटी में, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आईआईटी के पेपर में एडवांस में फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। 20 ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, तो कैलकुलेशन करने की तैयार रहिए। राइट सर। और कैलकुलेशन बहुत बच्चे बहुत वीक भी होते हैं। मैंने हाल में एक वीडियो आईआईटी में देखिए, बुक में भी देखेंगे, बच्चे सॉल्व करेंगे। तो अब हम कैलकुलेशन इजी करके न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। अब जी एडवांस भी ऐसा करने लग गया, हमारी बुक में भी हमने चेंजेस करके ऐसा कर रखा है। तो बच्चे कैलकुलेट करते हैं ना, उनको कैलकुलेशन इजी होती है, डेटा खराब नहीं आते हैं। सर लेकिन एक सवाल है, आप सोचो जो एग्जाम कह रहा है कि डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट तक बताओ, वो कैलकुलेशन इजी तो कहाँ ही कर रहा होगा। नहीं, जैसे मैं आपको कोड करता हूँ, मान लीजिए आपने मैंने पीएच कैलकुलेट करवाया किसी बच्चे से, ठीक है ना, मेरी तो मैं उस प्रॉब्लम को ऐसा डिजाइन अप कर दूंगा कि उसका आंसर फॉर एग्जांपल 4.70 आ जाएगा, बच्चे से आराम से आ जाएगा। और जहां बच्चे को बोला ना कि 1-2 प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो हर किसी से ना हो, जे एडवांस में आप जानते हैं फुल मार्क्स आते नहीं है, तो वो 1-2 प्रॉब्लम तो फिर ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा हो सकती है या उसमें कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है।
उसके लिए मैं बोल रहा हूँ लेवल 4 जो है वो जेई मेन और एडवांस दोनों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है मैंने। जेई मेन तो लेवल 1 और 4 से हो गया, और मान लीजिए फिर भी आपको जेई लेवल 4 अगर डिफिकल्ट लगता है तो उसमें से इजी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको। लेवल 1 कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी से क्या ज्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, तो ये दिक्कत आई। सर क्या 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, क्या वो अगर किसी की अच्छी नहीं है तो क्या 12th में उसको समस्या आएगी? कुछ टॉपिक्स में आएगी। मैं बच्चों को आपके थ्रू बता रहा हूं कि उनको एक चैप्टर जो फंडामेंटल चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट जो हर जगह स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, इसको एक तो आराम से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मेरे को लगभग 1.5 से पौने 2 महीने का टाइम इसी चैप्टर में लगता है केवल, कैलकुलेशन। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे चैप्टर की प्रॉब्लम कभी मिक्स हो गई, इनके साथ में आती है, कभी इनके साथ में आती है। इनसे पूछिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स आ रहे होंगे, रिएक्शन आ रही होगी, लेकिन उस पर लिखा होगा इसका इतना ग्राम वेट दे रखा है, इसका परसेंट यील्ड इतना है, लास्ट में कैलकुलेट करो वेट के, सारे से प्रॉब्लम आते हैं। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से अटैच कर दिया गया है। अगर आपको ओसी नहीं आती तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और पीसी नहीं आती तो भी नहीं होगा। सर जब हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं तो क्या हम इसके अंदर जो नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी? नहीं, वो उसका एक सेकंड पार्ट और है। मोल के बाद रेडॉक्स, वो थोड़ा लेट आता है क्योंकि बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं होती, ऑक्सीडेशन नंबर की स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं आते इनऑर्गेनिक के। तो मैं इसको 1 साल बाद, मतलब तो ये तो सर ये भी बढ़िया बात हो गई कि आप तीनों लोग जो हो वो तो कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ाते होंगे कि अब चौहान सर ने ये पढ़ा दिया होगा, हमने ये पढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल कोऑर्डिनेशन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, मैंने कहा आपने स्ट्रक्चर वगैरह बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट वगैरह बच्चे ये रेडॉक्स तभी स्टार्ट करते हैं जब स्ट्रक्चर ड्राइंग में कंप्लीट कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना, बच्चे को इजी पड़ जाता है। वरना मैं उसके बिना पढ़ाऊंगा तो बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ेगा लेकिन उसको कई चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो ये ट्यूनिंग, यही तो फायदा है। I see। तो रिडॉक्स बैलेंसिंग आप करवाते हो जब 12th क्लास के स्टार्टिंग में। 12th क्लास की स्टार्टिंग में? क्या मतलब जनवरी में करवाया। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर? 11th मतलब जनरली 11th में पढ़ा जाता है नहीं? हाँ, तो 11th क्लास में क्या है ना, हम लोग अभी जो कोटा में चलता है जनरली, हम लोग अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सेशन 11th का चलाते हैं, और 12th को पहले हम अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, आजकल जनवरी में स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले वो 11th का एंड चैप्टर होता था, ऐसा बोल लीजिए। आजकल वो 12th क्लास का लास्ट फ्यू ईयर से वो फर्स्ट चैप्टर होता है रेडॉक्स। जनवरी में पढ़ाते हैं, जनवरी फरवरी में। तो मैं बच्चों को आपके थ्रू बोल रहा हूँ कि आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छा रखो, और 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है सुनने के लिए, बिकॉज ना तो उसको ढंग से फिजिक्स आती बेचारे नए बच्चे को, ना उसको मैथ्स आती, ना उसको ढंग से केमिस्ट्री आती। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको अंडरस्टैंड करना। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह इजी लगते हैं बच्चे को। सर इनफैक्ट मैं अगर बोलूं, मेरे टाइम पर मुझे लग रहा था क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मोल वोल सब सही है कि कोई एटम होता है, उसकी क्वांटिटी होती है सब, ये क्या बातें करे जा रहे हो, ये क्या थ्योरी है? कुछ भी बोल दिया एटम, मतलब उसने कहा कि मैंने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया, कुछ भी बोल रहा है उसके बाद। उसके कॉन्सेप्ट कितने एडवांस है, देखिए फिजिक्स भी है उसमें, मैथ्स भी है, श्रोडिंगर वगैरह के अंदर डिफरेंशिएशन वगैरह है। तो बच्चे को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना। और आप बताओ सर, इतने सारे नोबेल प्राइज विनर हैं, सब काफियों का जिक्र एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाकी किसी चैप्टर में नहीं आता है, किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ्स में, जितना आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोबेल प्राइज विनर उनके एनसीईआरटी बुक में इनफैक्ट नेम या उनके फोटो भी दे रखे हैं। तो यार जब आप इतने लोगों को सुनोगे तो आपको डिफिकल्ट तो पड़ेगा। उसमें पूरी सर वो एटम की हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो मैं जसपाल सर को क्या बोलता हूँ, यार देखो मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा, मेरी हेल्प करो। तो ये जो क्वांटम नंबर वाला छोटा पार्ट है ना पीछे का, एडवांस पार्ट जो क्लासिकल तो ये पढ़ाते हैं, क्लासिकल पार्ट तो ये पढ़ा देते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे मैं पढ़ाता हूँ, डिफिकल्ट पड़ती है बच्चे को ना, डायग्राम वगैरह, बट क्वांटम नंबर वगैरह ये पढ़ा देते हैं, मेरे लिए इजी पड़ता है। जो एडवांस पार्ट है, और जब उसमें मेरे को प्रॉब्लम आती है, अगर ये नहीं पढ़ाए ना तो बच्चा वो जो है क्वांटम नंबर को समझ ही नहीं पाए। सर आप मुझे बताओ, अवबाउ रूल कौन पढ़ाता है आप दोनों में? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, ओके। और एसपीडीएफ सबशेल में फिलिंग। हाँ जी। और हाँ। अच्छा, और एसपीडीएफ उनकी जो शेप वगैरह वो भी आप पढ़ाते हो? हाँ, सब वही मैं समझ गया। और एक्चुअली में ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे जेडीली पढ़ते हैं उसमें भी दे रखा है, काफी अच्छा दे रखा है। एक्चुअली स्टार्टिंग जेडीली में करोगे तो वहीं से है। सर एक मेरे मतलब दिल में एक सवाल आता है जेडीली को लेकर। मैंने जेडीली किताब ली थी, हाँ, सुदर्शन गुहा वाली अडेप्टेशन। हाँ। सर उसके अंदर जो मैंने देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगा बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्कोप जाते हैं। कई जगह पे मुझे लगा कि यार मैं ये कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकता, इतनी मोटी किताब, और जो कि आउट ऑफ स्कोप जा रही, वो देख के मैंने उसको बंद कर दिया, नहीं लागे किताब। देखो मैं आपको बताऊं, जेडीली जो बुक है वो बच्चों के लिए नहीं है। मैं एडॉप्टेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर बात कर रहा हूँ। वो रेफरेंस बुक है, वो टीचर्स के लिए है। ओके। वो अप टू आईटी
मार्क्स नहीं है, उसमें क्या है, कुछ चीजें हैं जो चैप्टर्स हैं, वो जैसे क्वेश्चन भी सेट हो करते हैं प्रोफेसर, तो वहां से वो पर्टिकुलर उस टॉपिक उस चैप्टर से क्वेश्चन लेते हैं जो आईटी में है। पूरी बुक थोड़ी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, या वैलिड ही नहीं वो टीचर की बुक है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर जेडी ले लें, मैंने कहा लेके क्या रखेगा, बस उसमें धूल लगेगी। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, मेरे बच्चों, थ्योरी तो देखिए 11th क्लास में थ्योरी सबसे डिफिकल्ट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की सुनने में लगेगी, सुनने में बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे 1 मंथ, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। मैं आपके थ्रू बोल रहा हूँ बच्चों को, पेशेंस रखें 1 मंथ, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थ्योरी को ग्रास्प करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। रीजन मैंने बोला ना तो आपको ढंग से उस समय फिजिक्स आती है, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ 11th होता है, ना केमिस्ट्री आती ना मैथ्स आती, लेकिन इसके बाद लेटर ऑन चैप्टर आएंगे केमिकल, आयनिक वगैरह, ये आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होने के बाद आपको इंटरेस्टिंग और अच्छे लगेंगे। जेडी